देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तारीख की मुंह दिखाई, स्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर चढ़ाई और महंगाई की दुहाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? अब उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। बेरोजगारी एक तरफ बढ़ेगी, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। IMF के साथ कीमतें बढ़ाने का मुआहदा करके पूछता है कि महंगाई क्यों हो रही है। बड़ा शोर मचाया था कि 200 से मैं नीचे लेके जाऊंगा डॉलर को। डॉलर तो आज 300 पे पहुंचने लगा। जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मईशत तबाहाल, महंगाई आसमान से भी ऊपर, फिलहाल किसी शोबे में कोई बेहतरी नहीं। हुकूमत करने वाले हर काम में मुकम्मल नाकाम, लेकिन नून लीग को गुस्सा सिर्फ अदलिया पर है। पूरी पार्टी लफ्जों के तीर और जबान की तलवारें निकाले अदलिया पर वार कर रही है और मरियम नवाज इस अदलिया मुखालिफ मुहिम को लीड कर रही हैं। मरियम नवाज शायद यही चाहती हैं कि अदलिया सिर्फ उनकी सुने, उनके हक में ही फैसला दे और हर हाल में उनके वालिद की सजा खत्म करके उनको दोबारा सियासत करने का मौका दिया जाए। वो कभी तराजू को बराबर करने की बात करती हैं तो कभी पैनामा बेंच उनकी तनकीद की जद में रहता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर अपनी गलतियां दुरुस्त करे और वो ये काम पैनामा केस से शुरू करे। तो ठीक है, अगर वाकई अदलिया ने गलतियां की हैं तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन जनाब इसका आगाज सिर्फ पैनामा बेंच से ही क्यों हो? ये आगाज उस वक्त से क्यों ना हो जब आप लोग इसी अदलिया के सबसे बड़े बेनिफिशरी थे। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ से डील करके जद्दा गए तो वो सजाए मौत के मुजरिम थे, इलेक्शन लड़ने और सियासत करने के लिए नाअहल थे। 8 साल बाद वापस आए तो वक्त गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अपील सुनी गई। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने सजा माफ करके नाअहली खत्म कर दी। तो फिर क्या ख्याल है वहां से ना शुरू किया जाए? पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जुडिशियल एक्टिविज्म उरूज पर था। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 150 से ज्यादा सो मोटर लिए। अक्सर में फैसले पीपल्स पार्टी के खिलाफ आए। एक फैसले में ऐवान सदर में पार्टी इजलासों तक पर पाबंदी लगा दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत का नाकता बंद कर रही थी तो आप लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो फिर क्या ख्याल है वहां से ना शुरू कर लिया जाए? एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की मौत के बाद मेमो गेट सामने आया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो क्या ख्याल है वहां से ना शुरू कर लिया जाए? तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सजा सुनाई तो स्पीकर ने उन्हें नाअहल करने और डी नोटिफाई करने से इनकार कर दिया। उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी को निकालने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी थी जिस पर अदालत ने वजीर आजम को नाअहल करने का फैसला सुनाया था। तो क्या ख्याल है वहां से ना शुरू कर लिया जाए? ख्वाजा आसिफ साहब, पीपल्स पार्टी के वजीर के खिलाफ रेंटल पावर का केस तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे ना, तो क्या ख्याल है वहां से ना शुरू कर लिया जाए? जस्टिस कयूम की ऑडियो तो सबके सामने है, तो क्या वहां से ना शुरू कर लिया जाए? सवाल यह है कि क्या नून लीग के लिए अदलिया वही खराब है जो इनके खिलाफ फैसले देती है या उस अदलिया का भी कोई कसूर है जो इनको रिलीफ देती है? आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, और PMLN से हमें ज्वाइन किया है बिलाल अजहर कियानी साहब ने, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इमरान खान 2 सूबों के इलेक्शंस की हद तक तो कामयाब हो गए हैं उनको लेने में, और आज उन्होंने जब खिताब किया तो उसमें उन्होंने अपना पूरा रोड मैप भी दिया और उसके बाद फिर अपनी इलेक्शन को मुहिम का भी उन्होंने आगाज़ कर दिया है। अब पंजाब में इलेक्शन की तारीख भी हमारे सामने है। क्या ख्याल है, आप वाकई समझते हैं ये खान साहब का मास्टर स्ट्रोक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात यह है कि ये तो इन्होंने जो प्लान बनाया था PDM ने मिलके कि हम तो एक साल के लिए एक्सटेंशन लेते रहेंगे क्योंकि इनके साथ सारे इदारे समझते थे कि हमारे साथ हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा और जो मर्जी होगी हमारी हम करेंगे। लेकिन खान साहब को उसका पता चला प्लान का और उन्होंने ये अपनी हिकमत अमली बदली और बड़ी एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाई। और देखिए, शुरू दिन से खान साहब जो एक बात करते आ रहे हैं कि देखें, आप जितनी देर तक रहेंगे ये मुल्क मुश्किलात से दो चार होगा और ये पूरी कौम ने देख लिया
खान साहब शुरू से कहते रहे कि देखिए मेरी हुकूमत तो आप खत्म कर देंगे, लेकिन आप जो हालात आपके सामने होंगे आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई कि जी ये तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद अब कौम देख रही है कि वाकई जो इमरान खान कहता था कि ये लोग जो है ये 30-35 साल अगर इक़्तिदार में रहकर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके तो ये अब, और फिर सारे मिलके ये क्या करेंगे? सारे मिलकर तो एक दूसरे को अकोमोडेट किया इन्होंने। सर आप बताइएगा कि अगर आपकी उम्र आ जाएगी आगे क्या करेंगे, कि आप अकेले इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सकेंगे? और एक बात ये समझ नहीं आ रही शौकत यूसुफजई साहब कि आपको फायदा क्या हुआ है सर? अब ये आपने अपनी दोनों सूबों की जो हुकूमत थी वो खत्म कर दी, अब आप इलेक्शंस में जाते हैं, अब आप इलेक्शंस अगर जीत जाते हैं और दोबारा अपनी हुकूमत बना भी लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा और इस PDM को इसका क्या नुकसान होगा? देखिए, एक तो पहली बात यह कि आवाम के पास जाना होता है। देखिए, जब भी जमहूरियत के अंदर और क्या कर सकते हैं आप, जब मुल्क के हालात ऐसे हों कि आप समझते हैं कि जो हुकूमत इस वक्त है वो नहीं चला पा रही और इदारों को नहीं चला पा रही, तो उसके पीके में भी आप थे, पंजाब में भी आप थे। देखिए, हमारी हुकूमत का क्या होता है जब इस मुल्क के अंदर, मैंने आपसे कहा ना कि जो अंदाज उन्होंने अपनाया था कि वो तो एक्सटेंशन के चक्रों में थे कि जी हालात खराब हैं, बस अमन व अमान खराब है, कभी कहते हैं जी मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, तो वो तो इन्होंने जानबूझकर खराब भी की, हालात खराब करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गलती आपका असल हदफ था कौमी असेंबली के इंतखाबात। आज भी खिताब में यही बात की मैं चाहता हूँ आम इंतखाबात होने चाहिए, वो आप हासिल नहीं कर सके और वो अब अपने वक्त में ही होंगे। और ये हुकूमत असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की बात कर रही है शौकत यूसुफजई साहब, ऐसा ना हो कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। देखिए, वो कहते हैं ना नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो एक तरफ तो ये कहते रहे कि जी हालात खराब है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और दूसरी तरफ इन्होंने कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए डेट दे दी, तो ये तो खुद ही जाल में फंस गए। तो इसका अंदाजा हो गया, सबको पता चल गया कि जी ये सिर्फ खौफ है इनका, और ये 2 सूबों में चूंकि बड़े सूबे हैं और यहाँ आ जाती हुकूमत तो समझो कि आधे पाकिस्तान से ज्यादा यकीन है कि इलेक्शंस हो, ये जो पंजाब में तारीख दी गई है 30 अप्रैल, आप समझते हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे सर? क्योंकि अभी इफ एंड बट्स गवर्नमेंट काफी बात कर रही है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, वजीर खजाना के मैंने सुना है और वो काफी भाग रहे हैं इससे, क्योंकि इलेक्शन तो तब होता है ना जब आवाम साथ दे। आपने बात की नहीं कि आप आके क्या करेंगे, देखिए हम आके जब आवाम आपके साथ हो, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एतमाद होता है लोगों का। अभी अगर वजीर दिफा अगर कौमी असेंबली में खड़े होकर ये कहे कि जी अमान की सूरत बहुत खराब है और जनाब पुल डिफॉल्ट कर रहा है, तो आप मुझे बताएं कि कौन सरमायाकारी के लिए आएगा? मैं जरा आऊंगी, आप ठीक कह रहे हैं, सही बात। फीसद जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, यही समझ नहीं आ रहा कौन सरमायाकार पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट के इफ एंड बट्स के ऊपर ये डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है, उसके बाद हल्का बंदी का इशू है, फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का इशू है। आपको लगता है कि जो तारीख दी गई है अभी पंजाब में, इस पे इलेक्शन हो जाएंगे और जो इलेक्शन होंगे उनमें आप जीत जाएंगे? फिर देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और कानून और सब कुछ ये खुद भी मानते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं जी। अब अगर नहीं करेंगे तो तोहिन अदालत होगी। देखिए आर्टिकल 6 भी लगा, किस पे लगी? यहाँ तो बहुत सारे फरीक हैं, पता है। देखिए फरीक जो भी हैं, लेकिन ये तो तौहीन अदालत में आएगा ना। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी बात नहीं बनवा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट को आप मैं कह रही हूँ कि तौहीन अदालत अगर किस पे लगेगी यूसुफजई साहब? इलेक्शन कमीशन पे लगेगी, ये हुकूमत की फरीक है, इसमें फंड देने हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे दे जी, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन फिर जाहिर जो इनकार करेगा, जो रुकावट बनेगा, डेफिनेटली केपीके में क्या सूरत है? केपीके में कब तक तारीख आ जाएगी? केपीके में तो ये है कि केपी में ये है कि हमें मुझे तो डाउट लग रहा है, क्योंकि जो इस वक्त बैठे हैं गवर्नर जी, ये मौलाना फजलुर रहमान के खासुल खास है, और इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन कर सके। पीडीएम की जितनी भी पार्टियां हैं ना, वो इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि आवाम इनको नहीं छोड़ रहे हैं। आवाम पूछ रही है इनसे कि आपने आके क्या तीर मारा है, आप क्यों आए थे? आप तो कहते थे कि हम आके ठीक करेंगे, तो 11 महीनों में आपने एक ही काम किया कि आपने अपने केसेस खत्म कराए। आवाम को आपने क्या दिया? तो अब इनके पास कोई जवाब है नहीं। संजय की बात से कि आप कह रहे हैं कि केपीके में गवर्नर बाइस्ड हैं, चूंकि ये लोग कहते हैं सदर मुमलिकत बाइस्ड हैं, तो अब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर बाइस्ड नहीं है, सिर्फ गवर्नर बाइस नहीं है, पूरी हुकूमत बाइस है। निगरान हुकूमत तो देखे ना, तो 4 तो पीपल्स पार्टी के लोग आ गए, कुछ पीएमएलएन के आ गए, बाकी सारे जेयूआई के लोग बैठे हैं। वजीर जो
ये तो देखें आप गए थे ना, जो निगरान वजीर आला है KPK के, फिर आपको एतराज हो गया। निगरान वजीर आला, देखें मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया हमने, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। क्योंकि जब उनको हमने लगाया था तो हमने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा था कि अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, आज वो यरगमाल बन चुके हैं। बदकिस्मती है कि इस एज में आके वो दब रहे हैं और उन सारी हुकूमत जो है गवर्नर हाउस से चलाई जा रही है। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इनसे, और न हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी JUI और पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग आके यहाँ बैठ जाएंगे। और आप, ये मजे की बात है कि हर वजीर बयान क्या दे रहा है, जी हम तो एहतसाब करेंगे। भाई तुम एहतसाब के लिए आए हो, तुम्हारे तो 90, तुम तो इलेक्शन के लिए आए हो, सारी पार्टियों के साथ एक जैसा न्यूट्रल होना पड़ेगा। लेकिन वो बयान दे रहे हैं, हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, देने दें। देखिए ये पहला मौका है, हम कहते हैं कि आपके अपने सारे अंपायर आपने अपने खड़े कर लिया हर जगह, फिर भी आप इलेक्शन करें, फिर भी वो भाग रहे हैं। मैं दोबारा आपसे जरा बिलाल कियानी साहब से पूछते हैं कि इनकी हुकूमत कब तक भागेगी इलेक्शन से। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी बात सुन ली है और ये यही कहते हैं कि दोनों सूबों में इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसमें जीतेगी, और खान साहब ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का भी ऐलान कर दिया है। तो सूरत हाल ऐसी है कि आप इनको हरा सकें इन दोनों सूबों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात हकीकत, इस सारी बात की हकीकत ये है कि ये सारा मामला सिर्फ खान साहब की कुर्सी से चिमटने का है जी। सूबों से अब इन बेचारों को भी, अपने सारे साथियों को भी इन असेंबलियों से इसलिए इस्तीफे दिलवाए क्योंकि खान साहब को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि वो कुर्सी से हटाए गए थे। क्योंकि बात ये है कि अगर खान साहब वाकई समझते कि इलेक्शंस में ही मुल्क के मसाइल का हल था तो उसका इख्तियार उनके पास बहुत देर तक था। आपने भी डिमांड की थी जी जी, उस टाइम पे हमने भी की थी। इनको पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। उस टाइम पे इनको एतमाद था कि जिन बैसाखियों पे ये खड़े हैं वो बैसाखियां नहीं लड़खड़ाएंगी, वो बैसाखियां नहीं टूटेंगी। जब उनको पता भी चल गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल होने वाली है, उनके पास उस टाइम भी लोगों ने कहा कि ये शायद अब इलेक्शन कॉल कर दें अगर ये इसमें वाकई में बिलीव करते हैं। आखिरी दम तक ये समझते रहे कि ये चिमट सकेंगे। उसके लिए उन्होंने साइफर जैसे झूठ के बुनियाद पे नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व की, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक मुतफ़क़ा फैसले से रिवर्स हुई। तो उनका यकीन था और इसीलिए वो इस बात की नफी करता है कि वो समझते हैं कि इलेक्शंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उसमें मुल्क के मसाइल का हल है। उनको सिर्फ अपने मसले का हल इसमें नजर आता है, जो कि कुर्सी से चिमटने की बात नहीं है। ये कुर्सी चीज़ ही ऐसी है, और खास तौर पे वो कुर्सी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बैठता है उस पर चिमट ही जाता है और उतरने का नाम ही नहीं लेता वहाँ से। आप क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? देखिए हम इलेक्शन से बिल्कुल नहीं भाग रहे। जी जी, देखिए इलेक्शन, हम एक सियासी जमात हैं, बेतहाशा इलेक्शन लड़ चुके हैं, बेतहाशा इलेक्शन जीत चुके हैं और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे डट के लड़ेंगे। सूरत हाल मुख्तलिफ है इस वक्त में। देखिए आपकी कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत है इसका। आपको पता है ना कि लोग क्या सोच रहे हैं। हमारी कारकर्दगी की वजह से मुल्क अभी तक दिवालिया नहीं हुआ। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो कह रहे थे कि दिवालिया हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी बात की जो जिसे कहते हैं वजीर दिफा हैं आपकी हुकूमत के, आम आदमी नहीं है ख्वाजा आसिफ। देखिए बात ये है कि हालात मुश्किल हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि आज भी हालात मुश्किल हैं, मगर अगर आप हालात देखें जिन हालात हमारे लिए आसानी कर दें। आप ये बताएं कि अवाम आपकी किस किस स्टेटमेंट पे आपके यकीन करे। आपके साथ कहते हैं कि मुल्क दिवालिया करने वाले मुल्क दुश्मन है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। मुझे आप जरा इजाजत दीजिए। देखिए जब PTI की हुकूमत छोड़ के गई उस टाइम पे इन्होंने खुद पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे 9-10 अरब डॉलर पे छोड़ के गए, तकरीबन 9 अरब कुछ थे, और उस टाइम पे खुद अपने किए हुए IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके और ये जानते हुए कि अगर हम ये मुआहदा चाह पे छोड़ के जाएंगे तो 4-5 महीनों में मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मगर क्योंकि खान साहब को उस टाइम पता चल गया था कि उनकी कुर्सी नहीं रहेगी तो उन्होंने ये धकेला मुल्क को इसकी तरफ। और उसके चंद माह बाद आपने देखा कि जब मौजूदा हुकूमत ने आती IMF को एंगेज किया और फाइनली IMF का मुआहदा रिवाइव करने को के नहज पे पहुंच गए, तो इन लोगों ने शौकत तरीन साहब ने अपने सूबाई वज़रा खजाना को कॉलें करके कहा कि खत लिखो IMF को CC करो सबूताज करने के लिए। जब ये थे 11 अरब डॉलर थे हमारे कौमी खजाने में, आप क्या आते ये 4 अरब डॉलर कैसे रहे? नहीं, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस नहज पे छोड़ के गए थे ये सिफर पिछले जुलाई में हो जाने थे। ये जिस तरीके से हमें IMF को वापस मेज पे लाके IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया, उसके बाद सैलाब आए, आपकी मुल्क में मुश्किलात हैं। आपकी हुकूमत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। आपके वुज़रा के बयानात जो हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। वो देखिए ना, एक कह रहा है डिफॉल्ट हो गया, एक कह रहा है कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो हकीकत है। हकीकत ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल बता रहे हैं वो हकीकत नहीं है। वो कहते हैं 9th रिव्यू हो चुका होता अक्टूबर में तो अब तक हमें हमारे साथ IMF की डील हो चुकी होती, दोस्त ममालिक से हमें पैसे आ चुके होते, हमारी मईशत चल पड़ती, सूरत हाल डिफरेंट होती। डार साहब ने टाइम वेस्ट किया है आंखें दिखाने में IMF को। देखिए IMF के साथ बहुत टफ नेगोशिएशन रही है। जिस तरह कि मैंने आपको कहा
हुकूमत 3 चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, अभी तक कोशिश करी है, जिसमें आपने जो आपका एक्सटर्नल अकाउंट है, जो आपकी रिजर्व्स की पोजीशन है, उसको इंप्रूव करने के लिए जो भी इकदाम ज़रूरी हैं, जिसमें IMF प्रोग्राम को हमने चलाना है, साथ ही साथ हमारी ये भी तरजीह है कि जो आपके सबसे कमज़ोर तबकात हैं उस पर कम से कम बोझ डले। और तीसरी जो हमारी अहम तरजीह है, जो एडिड कॉम्प्लिकेशन आई है, वो जो आपके सैलाब की वजह से जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद है, और उसकी वजह से जो आपको नुकसान हुआ, क्रॉप का डैमेज हुआ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोस्त ममालिक ने हमें जो वो हेल्प करते हैं, जो इमदाद देते हैं, उसको उन्होंने IMF से मशरूत किया हो? ये पहली मरतबा हुआ है सिवाय चीन के। चीन ने ऐसा नहीं है जी। IMF के साथ और दोस्त ममालिक के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है, मगर एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, और इसी वजह से IMF की डिस्कशंस भी यूजुअल से ज्यादा मुश्किल रही हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया है, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डैमेज किया है। देखिए, जब दोस्त ममालिक देखते हैं पाकिस्तान को, तो वो रियासत पाकिस्तान देखते हैं। जब IMF अपना मुआहदा देखता है, तो वो रियासत पाकिस्तान देखता है। हमें आके उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज करना पड़ा है। आपने देखा है कि IMF के साथ इस वजह से ही प्रोग्राम रिवाइव हुआ, मगर अभी भी बहुत चीजें, जब हम पिछली हुकूमत में थे और IMF प्रोग्राम में थे 2013 से 18 में, तो बहुत चीजें ऐसी होती थी कि ये हम कर देते थे और इन चीजों की टाइमलाइन एग्री हो जाती थी और उस बात पे बात आगे चली जाती थी। मगर जिस तरह ये जिन हालात में हमें छोड़ के गया और जिस तरह हमने बार बार वादा खिलाफी की, तो बहुत चीजों की वो पहले ही नताइज मांग रहे। आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, वो इसहाक डार साहब ने उसको डेंट नहीं पहुंचाया है? चूंकि मिफ्ता इस्माइल जो IMF शराइत रख रहा था उनको मान रहे थे, उन पर अमल कर रहे थे, और इसहाक डार साहब ने आके IMF को आंखें दिखाना शुरू कर दी। आप नहीं समझते कि इसहाक डार साहब ने आके कुछ महीने जो जाया किए, अगर ये ना करते तो इस वक्त की सूरत हाल ना होती? अब घुटने टेक दिए उन्होंने। जी देखिए, जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और हमारी सारी इत्तेहादी हुकूमतों की उसमें जैसे कहते हैं ना यूनानिमस ओपिनियन के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ने फ़ौरन दूसरे या तीसरे दिन आती हुकूमत में IMF को री एंगेज किया। बड़े मुश्किल वक्त में उस हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया और उस प्रोग्राम को आगे लेके चले। फिर जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने, तो अक्सर कुछ वज़राए ख़जाना के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ होते हैं। उन्होंने भी कभी ये बात नहीं की कि वो IMF का प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, मगर IMF का प्रोग्राम वो भी चलाना उनकी तरजीह रही है। और ठीक है, उसके अंदर जिस तरह वो बेहतर समझे कुछ चीज़ों में नेगोशिएट करते रहे, मगर चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब हों या इसहाक डार साहब हों वज़ीर ख़जाना, मगर ये इसहाक डार साहब के बयान सुने, वो कहते हैं मिफ्ता इस्माइल ने कुछ भी नहीं किया था, ये तो अपनी लफ्ज़ी जंग से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बात करूं जो ओवरऑल इस हुकूमत की मुस्तकिल ये तरजीह रही है कि हम IMF को प्रोग्राम को भी साथ लेके चलेंगे, हम अपनी एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन भी मुस्तहकम करेंगे, मगर साथ ही साथ हम ये जरूर नेगोशिएट करेंगे कि कम से कम बोझ जो है हमारे कमजोर तबकात पे उन स्टेप्स का पड़े, जिसके लिए मुआहदा कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह जी, आपने देखा है कि दीगर स्टेप्स पिछले चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल हो गए हैं। इसके अंदर सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आया, गैस और पावर टैरिफ्स की रिवीजन अभी तक चांस नहीं है, इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हम इन द कमिंग वीक हम एक्सपेक्ट करें कि स्टाफ लेवल। अच्छा, क्या IMF ने कोई ऐसी भी शर्त रखी है जो हमारे न्यूक्लियर जो असासे हैं उसके हवाले से कुछ हो, और कहीं इसी वजह से तो कोई डेडलॉक नहीं है? नहीं जी, इस पे काफी बातें हो रही है, खबरें आ रही हैं। ना ही कभी किसी IMF डिस्कशन का हिस्सा होती है और ना ही इस अच्छा, इलेक्शन पे बात तो रह गई, मैं आगे भी मईशत पे करूंगी। जरा ये बता दें कि अब फिर हम ये समझें कि कोई भाम नहीं है और 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं। इसका जवाब तो आपको इलेक्शन कमीशन ही दे सकेगा। नहीं, लेकिन वो फंड आपकी गवर्नमेंट से मांग रहा है ना, आपने उनको, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे 3 लाख फौजी मांग रहे हैं ना, तो ये तो आपने उनको मुहैया करना है, आपने फराहम करना है ना। नहीं, देखिए, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को जो वसाइल की जरूरत होती है, उसमें कुछ मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत का, कुछ सूबाई हुकूमत का अमला, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो वो आई थिंक जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो दिफा, चाहे वो दाखिला के हैं, चाहे वो खजाना के हैं, उनसे जब भी इलेक्शन कमीशन या किसी कोर्ट ने उनका मौकफ मांगा है, तो उनने जो भी पोजीशन करंट रियलिटी है उनके सामने भाग रहे हैं। आप लोग अभी भी इफेन बट्स के साथ बात कर रहे हो, फिर आप कहते हैं हम तैयार भी हैं। नहीं, उनका काम होता है कि जो भी पोजीशन उनसे मांगी जाए वो स्टेट अपनी कर लें कि ये हालात हैं जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ही प्रोरोगेटिव है, वो आगे देखिए, लेट्स सी, जब भी इलेक्शंस होंगी जी आइन और कानून के मुताबिक जब भी होंगे। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आप क्या समझते हैं 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या समझ रही है, हो रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है जी, पार्टियों की बात है ना जी। हम एक सियासी जमात हैं, इलेक्शन जब भी होंगे हम डट के लड़ेंगे इंशाल्लाह। राइट। हारिस नवाज साहब, आपका क्या ख्याल है सर, ये जो 30 अप्रैल की इलेक्शन की तारीख दी गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि वाकई ये आईन और कानून के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी फतह है? और आप भी बताइएगा कि अगर ये वापस इलेक्शन जीत के आते हैं, दोनों सूबों में अपनी हुकूमत बनाते हैं, क्या फ़ायदा हासिल होगा इससे इनको? देखें पारिस, बात यह है कि जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो आइन कानून के मुताबिक दिया है, लेकिन देखना यह है कि आपकी पंजाब में हुकूमत थी, आपकी KPK में हुकूमत थी,
आप अगर 3-4 महीने और अप्रैल मई तक कर रहे होते, आप और डेवलपमेंट करते, आप प्रोग्रेस शो करते, अपना वोट बैंक इंप्रूव करते और उसके बाद आप इकट्ठे इलेक्शन में जाते, दैट वुड हैव बीन मच बेटर मुल्क के लिए भी और इनके दोनों पार्टीज के लिए भी। इसलिए अभी देखें, अभी अप्रैल में इलेक्शन होंगे, मई में उसके बाद हुकूमत बनेगी, फिर जुलाई अगस्त में जनरल इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट टूट जाएगी, केयर टेकर आ जाएंगे, अक्टूबर में नए इलेक्शन होंगे, पूरा साल आप इलेक्शन में लड़े लेंगे। क्या ये आपको सूट करता है? इसमें रुकावट कौन है? पीटीए को ये बात जरूर सोचनी चाहिए। देखें, मैं आई फील कि इसमें पीटीए की एक गलती है कि दे वांट अर्ली इलेक्शन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर नेशन और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गैर इस्तेमाल के लिए जी। इसमें ये अभी भी आप देखें ना, इस वक्त प्रॉब्लम ये है, आई डू एग्री के इलेक्शन होने चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस वक्त आपके सामने नया सेंसस स्टार्ट कर दिया 1 मार्च से 31 मार्च तक। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की डिलिमिटेशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, फिर 2 इलेक्शन होंगे आपके पुरानी के सेंसस के ऊपर, आगे जनरल इलेक्शन आपके होंगे वो नई सेंसस के ऊपर, उसके बाद फिर आपके सामने इतनी अर्बनाइजेशन, सर वो 3 लाख फौजी भी मांगे हैं सिक्योरिटी के लिए, आप समझते हैं कि वो दे दिए जाएंगे? पहले तो फौज ने मना कर दिया था। देखें, इस एनवायरनमेंट में जिस वक्त आपके सामने इतनी ज्यादा चल रही है, टेररिज्म हो रहा है, पूरी फौज आपके साथ बलूचिस्तान में, केपीके में, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इन्वॉल्व हुए हैं, उसके साथ साथ ये मिनिस्टर डिफेंस के प्रोगेटिव है। और उसके बाद ये देखना है कि हाई कोर्ट ने आपको कह दिया जी कि हम तो अपना आमदनी नहीं दे सकते, फाइनेंस के लिए पैसे नहीं दे सकते, इधर सेंसस स्टार्ट हो गई है, पूरे साल इलेक्शंस होंगे। तो मैं अभी भी एक पारस ऑनेस्टली मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ही हम एक दर्दमाना अपील करता हूं कि आप बैठ जाएं खुदा के लिए। आप हर दफा करते हैं, जब कहते हैं कि जो देखें, मैं ये क्योंकि ए पॉलिटिकल कह रही है, आप दोनों जलसों में इमरान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को भी रगड़ रहे हैं, इधर से अगर आप देखें कि मरियम नवाज पूरा जो है ना वो रगड़ रही हैं उसको, अदलिया को, फिर फौज को भी कर रही हैं, और जो अपने वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ के पहले सिलसिला माविया का खत्म करें, पहले उनको अपने गॉडफादर का करें, उनकी सजाएं खत्म, गायें खत्म करें, फिर उसके बाद इंतखाब होगी। वो तो क्लियर कह रही है कि दे डोंट वांट इलेक्शन। सर अभी आपने स्टेप के लिए इस वक्त राइट अभी आपने स्टेप अप की, तो आप ये समझते हैं कि इस सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट मुतमईन है, वो खुश है और उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि चाहे ये इलेक्शंस पंजाब में 30 अप्रैल को होते हैं या फिर ये 1 साल के बाद होते हैं? बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया और वो साइड पर हुए हैं, तो आप इस वक्त सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, आप एस्टेब्लिश को मत रिएक्ट करें। नंबर 2 मैच्योरिटी दिखाएं, आप इस वक्त अपने आप को दिखाएं कि बहुत जिम्मेदार है पॉलिटिशियन। मैंने आपसे ये सवाल डिसाइड विदाउट द सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। आप देखें कि इमरान खान का इस वक्त जो बयानिया है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और पंजाब में जीत का मतलब जो है वो उनके बयानिए की जीत है। तो आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुले दिल से इसको कबूल कर लेगी, एक्सेप्ट कर ले? जो अवाम का मैंडेट होगा, रेस्ट अश्योर एस्टेब्लिशमेंट विल डू नथिंग, they will accept it. They have decided, जनरल आसिम मुनीर इज वेरी क्लियर कि जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो फौज उनके साथ आइन कानून के मुताबिक खड़ी होगी। सेकंड ये देखें कि इस वक्त अगर ये पॉलिटिशियन बैठ के एक डिसाइड कर लेंगे, 1, 2, 3 महीने आगे पीछे करके अगर ये पूरे जनरल इलेक्शन कर देंगे, आप सोचेंगे कितना मुल्क के लिए भला होगा, अवाम की भलाई होगी, और इसमें से फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। बजाय के पूरा साल इलेक्शन करना, कैसे आप मुझे बताएं? इट इज नॉट, इट डजंट यानी कि आप ये चाहते हैं कि जनरल इलेक्शंस एक ही दिन में सारे होने चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब, क्या ख्याल है कि पंजाब में जो इलेक्शंस होते हैं, आप समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस हो सकते हैं? चूंकि आज खान साहब ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क दलदल में फंस जाएगा, तो ये हारने और जीतने वाले फरीक फिर कैसे अपने जो रिजल्ट हैं उनको कबूल करेंगे? आपको लगता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होगा? देखिए कंप्लेंट्स बहुत हैं आपकी। एक बात आप बताऊं कि जो राजनपुर में जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ उसमें भी आपने देखा जी जीते आप। एक जो उम्मीदवार साथी थे करीबी, उनमें से एक के घर जला दिया गया, किसी की फसलें जला दी। प्रेशर तो उस वक्त भी डाला, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया और मतलब एक आधा फर्क नजर आया। तो ये तो देखें कोशिश तो होगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि जो
इस वक्त आवाम को मुश्किल नजर आ रही है। और सर देखें, हम अंदाजा लगा सकते हैं शौकत यूसुफजई साहब, और एक ये कहा भी जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मकबूल जमात है, हो सकता है कि आप दोनों सूबों में इलेक्शंस जीत जाएं, तो अगर आप जीत गए तो जाहिर है आप कबूल कर लेंगे रिजल्ट्स को। लेकिन सर अगर इसके बरक्स रिजल्ट आता है, मुख्तलिफ आता है, तो फिर बताइए कि क्या फिर आप कबूल करेंगे या फिर वही म्यूजिकल चेयर हम देखेंगे, आप कहेंगे धांधली हो गई, इलेक्शन दोबारा कराओ और फिर हम आपको सड़कों पे देखेंगे? देखिए पारस, मेरे ख्याल से ये वो जमाना नहीं है। इस वक्त मीडिया जो है वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है और भी बहुत सारी एजेंसियां जो मॉनिटर कर रही हैं जी। तो जो धांधली होगी तो वो धांधली नजर भी आएगी। ऐसा नहीं है कि धांधली नजर नहीं आएगी, जिस तरह अभी नजर आई और तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम जीत गए, तो ये धांधली तो नजर आएगी सर। लेकिन मुझे उम्मीद है, नहीं, मुझे एक बात तो समझा सर। देखें, आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मुस्लिम लीग नून का एजेंट है, आप कहते हैं कि जो पंजाब में इस वक्त निगरान हुकूमत है उसके ऊपर भी आपको एतमाद नहीं है, लेकिन मजे की बात है तमाम जिम्मेदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीत रही है, तो क्या ये मयार नहीं है साफ और शफाफ इंतखाबात का? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कोशिश तो हुई है। अगर आप नहीं कि अगर आप अपने टीम को कह दें कि राजनपुर इलेक्शन में आप देखें कि क्या हुआ है जी, इसके बावजूद ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि फर्क इतना ज्यादा आ रहा है कि वो नहीं कवर किया जा सकता। ठीक है, अवाम देखे ना, 10,000 वोट जो है वो आम इलेक्शन से ज्यादा ज़मीनी इलेक्शन में पड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवाम निकली है ना इनके खिलाफ। और लोग देखें, लोगों को एतमाद आ रहा है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि उसने जो हिकमत अमली अपनाई है कि अगर वो ना करते इलेक्शन तो उसका क्या मतलब हमारी हुकूमत कहते हैं 2018 में पूरा था, किसने देखा था, क्या फर्क पड़ा था? अब जो सिस्टम है वो बंद हो गया तो कौन देखेगा, फिर कैसे फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ा है। देखिए, फर्क ये पड़ा है कि हमारे जो हम थे, हमारे 7-8 महीने रहते थे, कोई इतना ज्यादा वक्त नहीं रहता था, 7-8 महीने ही रहते थे। अभी अल्लाह के फजल से इलेक्शन होंगे, हम 5 साल के लिए आएंगे। अच्छा, तो देखिए, कोशिश हर पार्टी की अपनी होती है और उन्होंने जबरदस्त हिकमत अमली पाई, लेकिन क्या हम अवाम को छोड़ दें इनके रहम करम पे? क्या इमरान खान वो पॉलिटिशियन है कि जो सिर्फ अपनी जात के लिए काम करे, जो इन्होंने कहा कि वो सिर्फ कुर्सी चाहता है? अगर वो कुर्सी चाहता है तो उन्होंने आपसे ये कहा कि मुझे कुर्सी दे दो, वो तो कहता है इलेक्शन कराओ। ये जो कुर्सी देना तो इलेक्शन जीत के कुर्सी तो, और फिर अगर ना जीते तो फिर मानते नहीं है। नहीं, देखें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ये तो अभी तो हम इलेक्शन में कोई जा ही नहीं रहा है, उससे तो ये भाग रहे हैं। पहले तो इलेक्शन में आए ना। ठीक है, बिलाल कियानी साहब, जरा देखें वो कंफ्यूज हैं इस हवाले से। मैं सर आप क्यों IMF पे आपकी बात का जरा बिलाल कियानी साहब जवाब दे दें कि आप वो मुसलसल यही समझ रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो आप इन्हें बताएं ना कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चूंकि देखिए ये कोशिशें तो होती, देखिए मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ चूंकि ये कोशिशें तो आपकी तरफ से भरपूर तरीके से होती रही है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर सुओ मोटो लेना पड़ा है सर। उसके बाद जो फैसला आया उसकी तशरीह भी आपकी हुकूमत ने अपनी तरफ से की, 4-3 से दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो के ऊपर भी आपने देखा है कि जो जजेस की जो डिसेंटिंग नोट था उसके बाद जो 2 जजेस वो 4, हमारी तशरीह अभी भी ये है कि फाइनल बेंच ने जो फैसला दिया वो 3-2 ही है ना? नहीं जी, फाइनल बेंच के अंदर भी देखें 2 ऐसे जजेस हैं जो जिन्होंने अपने आप को बेंच से रिक्यूज नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप चीफ जस्टिस जो हैं वो अगर बता दें, अगर वो बेंच से हमें चाहते हैं कि हम उठ जाएं। मगर आपने देखा कि उस डिसेंटिंग नोट के अंदर अब 4 जजेस ने उनके सुओ मोटो लेने को ही क्वेश्चन किया। जिन 2 पे आपको एतराज था वो हट गए। नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि हम कोई आउटकम चाहते थे। बात ये है कि इलेक्शंस जैसे अहम मामले के ऊपर एक इस तरह की कंफ्यूज्ड किस्म की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, पूरी रियासत के लिए बेहतर नहीं है। कोई भी सियासी जमात हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे पूरा जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है उसके लिए ये बात ठीक नहीं है। आपने पहले बात की कि इलेक्शन से हम भाग रहे हैं, हुकूमत उसमें कहीं भी फरीक नहीं थी। देखिए, बुनियादी तौर पर वो मामला था इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट थी। उन्होंने एक सवाल जो मुझे याद पड़ता है गवर्नर से पूछा था। गवर्नर का उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू था जी कि क्योंकि मैंने डिसॉल्व नहीं की तो लीगली मेरा डेट देना नहीं बनता। आप पता है भाग क्यों रहे हैं? चलिए अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप इन इलेक्शंस को विन कर सकेंगे? जी देखिए, हम हमेशा जब भी इलेक्शन में जाते हैं तो हम इसी यकीन के साथ जाते हैं कि 10 माह में क्या कारकर्दगी रही है इसको देखते हुए आप समझ रहे हैं? आवाम ये बात समझती है कि अगर आज इस मुल्क में मुश्किलात हैं, महंगाई है, तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। वो शख्स है जो आज भी जब तकरीर करता है तो वही घिसी पिटी ये चोर हैं, ये फलां, ये ढमकाएं वाली तकरीर करता है। आपको उसकी तकरीर में उस शख्स की तकरीर में लगता ही नहीं है कि ये शख्स तकरीबन 4 साल वज़ीर आज़म रहा है, मुसल्लत शुदा ही सही, वो उस बंदे की तकरीर में कहीं उसके 4 साल का जिक्र नहीं आता। आपका हिसाब कब से शुरू होगा? आपके 10 माह का सवाल हम कब से आपसे करें, चूंकि आप तो सब इन पे ही डाल देते हैं। हमारे 10 माह का
रिकॉर्ड ये है कि जिस नहज पे छोड़ के गया था, हाँ आज इमरान खान साहब की अगर जिस नहज पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, तो मैं आपको बता दूं पिछली गर्मियों तक क्या होता। कहते हैं 150 लीटर था, आज कहां पे है? डॉलर वो कहते हैं इतना था, आज कहां के ऊपर है? मैं आपको बताता हूं क्या होता। अगर खान साहब वाले ट्रेजेक्टरी पे हम रहते, अगर इस हुकूमत ने आते ही IMF के साथ नेगोशिएशन करके प्रोग्राम ना रिवाइव किया होता और ना संभाला दिया होता, तो पिछली ही गर्मियों के अंदर श्रीलंका वाले हालात होते। और श्रीलंका वाले हालात क्या थे कि आपको यहाँ पे 5-5 दिन भी गाड़ी को कतार में रख के 5 लीटर पेट्रोल ना मिलता, वो भी 400-500 रुपए का। आप इस मुल्क में दवाइयों की किल्लत होती, इस मुल्क का फाइनेंशियल निजाम और 2-3 दिन श्रीलंका में हमने देखा कि 2-3 दिन के लिए बुजुर्ग और खवातीन खड़े हुए हैं कुकिंग गैस के लिए। मुल्क में यहाँ पे ये हालात होते, 15-15, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो उन हालात से हमने बचाया है, मगर आज भी हालात मुश्किल हैं और इसीलिए हम आज तक इनकी लगाई हुई आग बुझा रहे हैं। मुझे चले शौकत यूसुफजई साहब यहाँ पे हैं, ये शायद इकोनॉमिक टीम का हिस्सा नहीं है, ये कहें मुराद सईद कहें शरियार अफरीदी कहें, मुझे समझ आती है इनको कुछ टॉकिंग पॉइंट दिए हुए आके बोल देते हैं। मुझे अफसोस होता है जब इनकी इकोनॉमिक टीम के लोग जिनने अपने हाथ से मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला, फिर उस IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने की एफर्ट्स को सबोटाज किया, वो जब आके ये बातें करते हैं, वही लोग जो जिम्मेदार है आग लगाने के, वो आज आके आपके अपने नून लीग के लोग जो है ना, वो आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मिर्जा इस्माइल को चले आप साइड पे रखे, वो कहते हैं 9th रिव्यू अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, क्यों टाइम वेस्ट किया गया है इस कौम और इस मुल्क का? आप पिछले 10 माह के अंदर जो भी इकदाम हुए ना जी, उसके अंदर यकीनन चले आप बहस कर सकते हैं कि ये चीज बेहतर हो सकती थी, वो भी चीज बेहतर हो सकती थी, मगर यकीन करें सब इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि आग लगाने वाला इमरान खान है, ये डिफॉल्ट की तरफ धकेलने वाले इमरान खान है, और इसी हुकूमत ने आके उस डिफॉल्ट से इस मुल्क को। मैं ब्रेक ले लूं और फिर ब्रिगेड साहब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा और शौकत साहब आप भी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप इसमें कुछ बात करना चाह रहे थे जो बिलाल कियानी साहब जिसके ऊपर बात कर रहे थे। सर आप बार बार बात जिक्र करते हैं कि सबको बैठना चाहिए। आज आपने सुना खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क के लिए समझौता करने के लिए तैयार हूँ, सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, खुद पे हमला करने वालों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आप समझते हैं कि सबकी जब वो बात करते हैं तो जिनको वो चोर डाकू कहते हैं उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार होंगे? ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात देखें, इस वक्त तो मुझे यही लगता है एस्टैब्लिशमेंट से, देखें एस्टैब्लिशमेंट तो बात ही नहीं करे ना, दे वांट टू बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स नाउ। सो आपका काम है कि आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैं बेसिकली कहता हूं कि ये एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क के हालात ठीक करना। आप अपनी जो इमरान खान को भी दावत दें कि जी आए बैठें, हम बैठ के इलेक्शन पे, सियासत पे, इसकी इकोनॉमी पे और टेररिज्म पे हम सब पे बात करते हैं, एंड देन फाइंड सम सॉल्यूशन, और आवाम को बताएं कि आप कोई जिम्मेदारी का एहसास करें सारे पॉलिटिशियंस। ठीक। नंबर 2 ये कि देखिए ये जो भी बिलाल की बात करते हैं, नॉट कि मैं उनकी कोई बात काट रहा हूँ, मैं जनरल एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन में मरियम नवाज सवाई इमरान खान को बुरा भला कहने के और अदलिया पे प्रेशर करने के अलावा क्या उन्होंने कोई बात की कि आपने हमने ये कारकर्दगी की है, हम आइंदा के लिए जब दोबारा इलेक्शन होते हैं हम ये आपको अवाम के लिए लेकर आने मैनिफेस्टो, कोई बात नहीं की। सेकंड ये कि आप अवाम देखें हुकूमत जलसे नहीं करती है सर, लेकिन एक बात आपने मरियम नवाज की बात की है तो आप उनके अदलिया मुखालिफ बयानात को एक तो देख कैसे रहे हैं, और दूसरी बात आप नहीं समझते कि वो इनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है? आप समझते हैं कि, और ये जो फिर ऑडियो लीक्स की भी बात करते हैं उनकी भी कोई अहमियत है, उनसे भी कुछ साबित हो सकता है? वैसे हुआ है आज तक? देखें ऑडियो लीक के मैं पर्सनली किसी की भी हो, चाहे वो मरियम नवाज की हो, इमरान खान की हो, शहबाज शरीफ की हो, राना लोग, इट इज एथिकली रॉन्ग, आई डोंट बिलीव इन इट। आप पर्सनल चीज़ें को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नंबर 2 अदलिया को अटैक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके फेवर में आते हैं डिसीजन, ऑपोजिशन के भी आते हैं, इसको भी छोड़ दें। आपके पास होना चाहिए कि आपने आने के बाद अवाम के लिए कितना डॉलर कम किया, आपने गैस बिजली कितनी कम की, आपने पेट्रोल डीजल कितना कम किया, आपने चीज़ें सस्ती कितने की, आपने इन्फ्लेशन को कितना डाउन किया। एंड नाउ व्हेन IMF के बाद चले जाते हैं तो हम उसके बाद हम अवाम के लिए क्या करेंगे? नहीं, वो बताती हैं कि हमारे दौर में पेट्रोल की डॉलर कितना था, हम CPAC लेके आए थे, ये तो अपने फ्लाईओवर्स की बात करते हैं। अभी क्या है देखें अभी इस वक्त क्या बात यह कि ये इमरान जो नैरेटिव लेते हैं कि जी ये केस खत्म करने आए थे,
ये अपना फायदा करने आए थे, ईवीएम खत्म कर दिए, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट खत्म कर दिया, अपने सारे केस खत्म कर दिए। आपका काउंटर नैरेटिव जो मैंने अभी ये बताया, ये काउंटर नैरेटिव होता तो लोग इमरान के नैरेटिव से निकल के आपकी तरफ नजर करते। आप बड़ी अच्छी बात को साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने सुना कि खान साहब ने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। तो सर आपके ख्याल में वो ऐसा क्यों समझते हैं और खान साहब ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको अपना दुश्मन समझ रही है? चूंकि आज भी उन्होंने ये कहा कि लोग मेरे पास आते हैं और पहले भी कह चुके हैं कि वो आकर मुझे बताते हैं कि आपके नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया है। पहले भी उन्होंने रेड लाइन की बात की थी। तो क्या आप समझते हैं वाकई मुक्तदर हलकों के लिए इमरान खान काबिल कबूल नहीं है और क्या ऐसा मुमकिन है हारिस नवाज साहब? देखें, यही प्रॉब्लम है कि हमारे पॉलिटिशियन को आदत थी कि दे लुक टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान भी कह रहे हैं जी कि वो मुझे नहीं लाना चाहते, मुझे ये करना चाहते हैं। मरियम नवाज भी कह रही हैं कि इमरान खान लाडला, इमरान खान के सहूलतकार। सो ये हमें इस बात को इसको ड्रैग करना छोड़ें जी। आप प्राइम मिनिस्टर अपनी मैच्योरिटी दिखाएं, कॉल दें। इमरान कहते हैं ना मैंने नहीं बैठना, आप कॉल दें, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। सी व्हाट डज ही, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स। अगर वो नहीं आते, ही विल बी ऑन लोअर मॉरल ग्राउंड एंड यू विल बी हाई मॉरल ग्राउंड। के देखें हमने मुल्क के वसी तर के इंतजार फवायद में हमने बात की, इमरान रिफ्यूज्ड। दैट इज व्हाट इज नीडेड। इस वक्त सियासतदानों को जिम्मेदारी दिखानी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बगैर हम मुल्क के फैसले कर सकते हैं। हम देखें सबने बैठ के मुल्क के लिए, ये तो बड़ी आइडियल बातें हैं एक टाइम, लेकिन यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और खान साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो बात नहीं करना चाहते तो फिर मैं क्या करूँ? तो कोई नाराजगी है या अपनी न्यूट्रलिटी की वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। देखें, पहले भारत ये होता था कि पहले कांटेक्ट होते थे, अब उन्होंने खत्म कर दी। ना वो पीडीएम से बात कर रहे हैं, ठीक, ना वो इमरान खान की पीटीआई से बात कर रहे हैं, ना वो परवेज इलाही से बात करें। दे आर आउट ऑफ इट। अब आप आपस में बैठ के कोई नाराजगी तो नहीं है सर? आप इमरान खान क्यों नहीं कहते कि यहाँ बैठे? क्योंकि आपको पता है इल्जामात से भरपूर बयानियां बना दिया है। जिस तरह का बयानिया इस वक्त खान साहब का है, वो कहते हैं कि यूथ की सोच को काफी खराब कर दिया है, इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी हैं और फिर ये तवक्को कर रहे हैं कि इनसे एस्टेब्लिशमेंट बात भी करेगी। तो ऐसी कोई नाराजगी तो नहीं है आपके ख्याल में? देखें, नाराजगी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक जो इंडिया 75 ईयर्स में नहीं कर सका, वो सोशल मीडिया पे चाहे वो PMLN या पीटीआई, उनके जो भी ट्रॉलर्स हैं, देखें वो ट्रॉलिंग क्या कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए इतना खतरनाक है। 5th जनरेशन वॉर में एग्जैक्टली ये होता है कि यू क्रिएट अ डिवीजन बिटवीन आर्म फोर्सेस एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, विच इज वेरी डेंजरस, बिकॉज अवाम की ताकत के साथ फौज मजबूत है और फौज तभी लड़ सकती है। तो आप क्या मशवरा देंगे आदत को और इमरान खान को? क्या उनको बात करनी चाहिए मिल बैठ के? बिल्कुल, फौज का इससे ताल्लुक नहीं है। इमरान खान को बैठ के गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, बैठ के मशवरा करें, डिसाइड करें जनरल इलेक्शन और सारे इलेक्शन कब होने चाहिए, थोड़ा सा डेट एडजस्ट करें, राइट, मेक कंसेंसस, आवाम को बताएं कि हम फैसले। शौकत यूसुफजई साहब, तो क्या फिर आज खान साहब ने कहा मुल्क दौरा करने के लिए तैयार हूं, सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, तो उनके साथ भी तैयार हैं जिनको चोर डाकू आप कहते हैं? चूंकि वो तो कंप्लेन करते हैं कि आप उनकी क़यादत के साथ बात करना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, आप तैयार हैं मुल्क के लिए? देखें, जो बात उन्होंने की ना वो इलेक्शन के हवाले से की है जी, कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर अगर बात करनी है तो मेरे से बात की जाए, तो ये तो एक अच्छी बात है ना। और एक तरफ ये मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ ये खुद गैर संजीदा लोग हैं। तो देखें, जिस तरह कियानी साहब ने कहा कि शौकत तो इनको तो कुछ चीजें बताई गई हैं कि टीवी पे बैठ जाते हैं, बाकी इनको कुछ पता नहीं है। इनको पता होना चाहिए मैं पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं टिकट देने वालों में हूँ और तर्जुमान हूँ पार्टी का। वैसे नहीं आके बैठता हूँ टीवी पे। नहीं, वो इकोनॉमिक टीम पे अफसोस का इजहार कर रहे थे। नहीं, इकोनॉमिक टीम छोड़ो, इकोनॉमिक टीम तो एक ही बंदा होता है ना, फिर उसके पीछे अपनी टीम होती है। तो बाकी पार्टी के जो लोग होते हैं ना, ये बदकिस्मती है कि ये हमें जो है ना शुरू से समझते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आती है, जबकि एक बंदे ने इतना वक्त डाला है कि 14 जमातों को एक तरफ कर दिया। यहाँ तो इनकी पॉलिटिक्स पहुंच गई, लेकिन इनका जो सरिया है वो नहीं वो हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, बदकिस्मती है कि इस वक्त मुल्क के हालात खराब कैसे हो गए। ये कहते हैं ना कि इमरान खान ने सब कुछ किया, तो आपको किसने कहा था आप आ जाएं? 7-8 महीने रहते थे ना, ठीक करने आए थे ना, महंगाई का बड़े पाकिस्तान इसलिए घर भेजा था आपको, पाकिस्तान के बड़े खैर ख्वाह, लेकिन खुद भी नहीं कामयाब हो पा रहे। 1100 अरब 1100 अरब रुपए एक फैमिली ने माफ कराए, और ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह है।
480 अरब रुपए, आपको याद होगा हमने नेब ने रिकवर कराया था हमारे दौर में 480 अरब। 1100 अरब पे ये फैसला आने वाला था, मजीद रिकवरी होने वाली थी, और आके उनको सब कुछ खत्म कर दिया। यानी ये ऐसा मुल्क है पाकिस्तान में, लोग हंसेंगे कि जी आप 49 करोड़ रुपए और 99 लाख रुपए तक आप करप्शन करें, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। ये कितनी अफसोस की बात है। ठीक, और मैं अफसोस की बातें हैं, और आप ठीक कह रहे हैं शौकत यूसुफ साहब, अफसोस की बात है। एक ये भी है जिसका जिक्र जो है वो बार बार हारिस नवाज साहब ने किया कि नून लीग अदलिया मुखालिफ कैंपेन चला रही है। तो आपकी ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ही है, चूंकि हमने देखा कि मरियम नवाज ने पहले जलसा किया, फिर तकरीर जब वो कर रही थी तो उन्होंने जजेस की तस्वीर चलवाई, और फिर कल भी वो खिलौना ट्रक का मॉडल ले आई थी। तो आपने ऐसे ही अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी है? अदलिया मुखालिफ बिल्कुल कोई कैंपेन नहीं हो रही जी, मगर यस ये हम अपना फर्ज समझते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव जमात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर खुद या अदलिया खुद जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं उसकी वजाहत नहीं कर रही, उससे हमारा पूरा रियासती निज़ाम जरूर मुतासर हो रहा है। देखिए एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज और पीटीआई की, अब तो इनके मुंतखब नॉमिनेटेड सदर हैं, पता नहीं इनको सदारत की नोटिफिकेशन देते हैं कि नहीं देते परवेज इलाही साहब को, मगर उस टाइम के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही और एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के दरमियान देखिए हम क्यों करवाएं। देखिए आप मुझे बताएं कि किसी की तरदीद आई है क्या? उन जज साहब की तरदीद आई है क्या? परवेज इलाही साहब की तरदीद आई है? एक ये कि उनके दरमियान बात हुई, दूसरा उस बात का जो मौजू था वो बेंच की फिक्सेशन के मुतालिक था। लेकिन सिटिंग जज तरदीद कर सकते हैं आपके ख्याल में? आनी चाहिए उनकी तरदीद? देखिए सुप्रीम कोर्ट को या ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये यकीनन मेरे नजदीक फर्ज बनता है कि इस तरह का किसी किस्म का भी अभाव होता है। आप नहीं समझते कि स्कैंडलाइज करने के लिए भी इस तरह की ऑडियोज बनाई जा सकती हैं? हो सकता है ना? सुप्रीम कोर्ट देखिए उसके ऊपर फिर रेफरेंसेस भी आए, दायर किए गए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब अपनी जमात की रवायत काइंडली ये तोड़ दें कि दूसरों की बातों में कदा कदा नहीं करते, मगर देखिए बिल्कुल हमारा हरगिज़ ही मकसद नहीं, हम खुद चाहते हैं कि अदालत जो है वो तो स्ट्रांग हो, और हम ये यकीन रखते हैं इस बात में कि अगर इस तरह की चीजें कोर्ट जल्दी एड्रेस करेगा तो स्ट्रांग नहीं देखिए सवाल उठता है तो इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज को एड्रेस करेगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी फोरम है, रेफरेंसेस भी दायर हुए हैं, जितना जल्दी एड्रेस करेंगे। शौकत साहब लास्ट कमेंट जल्दी से, शो क्लोज करूं फिर मैंने कहा कि देखिए अदलिया पे ये तनकीद करते हैं, इसी अदलिया ने नवाज शरीफ को जाने दिया, और उसके बाद तो आपने भेजा, उसने गारंटी की थी ना, उसने गारंटी की थी, तो क्या अदलिया इनसे पूछे ना कि हम भी सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं पूछते हैं? अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे तो फिर इनसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और बिलाल अजहर कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।